हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है श्रेया कोठारी जिनका सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया 10th रैंक है और राजस्थान में फर्स्ट रैंक है। हेलो श्रेया, हाउ आर यू? गुड सर। कैसा लग रहा है? ऑल इंडिया रैंक 10th आया राजस्थान में, पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक है आपका। बहुत अच्छा लगा है, मेजर अचीवमेंट एक। क्या लगा पेरेंट्स ने जब सुना कि भी ऑल इंडिया रैंक है? उनको भी बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ उनको। प्राउड फील हुआ है? तो आज अपना डिस्कशन ये कि कैसे वो रैंक अपन ने अचीव किया, किस तरह से जो तुमने पढ़ाई की है वो आने वाले स्टूडेंट्स के काम आ जाए, कैसे तुम्हारे एक्सपीरियंस को वो लोग यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि डेली कितने आवर्स की स्टडी करती थी तुम क्लासेस के बाद? कोचिंग 6 to 7 आवर्स के बाद सेल्फ स्टडी 2 to 3 आवर्स की डेली थी। ओके, और 1 आवर का होमवर्क स्केड्यूल अलग था। मतलब 1 से 2 घंटा होमवर्क किया, उसके बाद 1 से 2 घंटा सेल्फ सेल्फ स्टडी, स्टडी का जिसमें पुराना कोई बैकलॉग या बैकलॉग है तो उसको भी रिवाइज कर लो, आज जो कराया उसको रिवाइज कर लो वापस। मतलब डेली 4 to 5 आवर्स की स्टडी थी। ओके। और टेस्ट का क्या लगता है, जो रूटीन टेस्ट होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस लगती है? हाँ, रूटीन टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। हर संडे टू संडे वीकली ट्वाइस अगर 2 बार हो रहे हैं, तो वो टेस्ट देने से एक इम्प्रूवमेंट तो आता है। आपको पता पड़ता है कि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही है ना, तो आप चला के ज़्यादा एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करोगे। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, तो आप उतने ही करोगे कि आपको पता है जितने सही है, तुक्केबाज़ी नहीं वहाँ पे चलती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको टेस्टों से नेगेटिव मिलता है? मार्किंग होती है। एग्ज़ाम से पहले जब स्टडी किया तो टेस्ट का पढ़ा हुआ कितना रिटेन रहता है, याद रहता है? हाँ, उसको रिटेन रखने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। लॉ के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉ में जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी मेरे पास, तब तक मुझे कोई भी चीज़ रिटेन नहीं हो पाती थी। ओके, मतलब लॉ को पूरा पूरा राइटिंग प्रैक्टिस से किया है, मतलब कैसा पहले लर्न किया फिर उसको लिखा? मतलब प्रोविज़न नहीं, क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, मतलब पहले पूरा चैप्टर आपने लर्न किया, फिर उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस फिर उनके आंसर्स आपने लिख-लिख के उसको किया है। और फिर कहाँ से चेक करते थे सजेस्टेड से कि जो लिखा है वो सही है, या हाँ, वो जो मॉड्यूल में थे। मॉड्यूल में जो आंसर्स हैं उनसे आप चेक करते थे? तो उससे लॉ एकदम आपका परफेक्ट आया। और बाकी अकाउंट्स में कैसा क्या? अकाउंट्स में तो बहुत बार कोई क्वेश्चन डाउटफुल है ना, तो उसको हर 1 हफ्ते के अंदर वापस सॉल्व करना ताकि आपको याद हो जाए कि उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें कांसेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है। ओके, मतलब क्योंकि भूल जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ नया है, ओ उनको हर वीकली आपने देखा है एक बार? ताकि वो एडजस्टमेंट भूले नहीं कभी। अच्छा। आपके 12th में मैथ्स था या नहीं था? था। मैथ्स था, तो उससे भी आपको मैथ्स में कुछ हेल्प बहुत मिली? कैलकुलस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली क्योंकि इस बार कैलकुलस ही बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट आया था मैथ्स में, ये चीज़ मैंने देखी। अच्छा। हुँ। क्या कोर्स खत्म होने के बाद और एग्ज़ाम के बीच में जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, मतलब अपन लोग 2 से 3 बार मॉक टेस्ट लेते हैं, तो उनका क्या रोल रखता है एग्ज़ाम्स में, रिज़ल्ट्स में? इम्पोर्टेंस क्योंकि 3 घंटे हैं, उसके अंदर पूरा 100 का अटेम्प्ट करना है। तो वो टाइम लिमिट आपको पता पड़ जाती है, 3 घंटे हैं तो 15 मिनट में किस तरीके से कौन-सा क्वेश्चन पढ़ के आपको अटेम्प्ट करना है, कौन-सा छोड़ना है। अगर उसमें आपको एक पार्ट भी नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को, अगर वो पार्ट बहुत मैक्सिमम मार्क्स का है, जैसे 7 मार्क्स का, अगर वो एक ही पार्ट आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना बेटर है। ओके, मतलब मॉक टेस्ट देने से ये आइडिया हो गया कि भई कौन-सा क्वेश्चन करना है और कौन-सा छोड़ना है। तो अगर किसी क्वेश्चन का कोई मेजर पार्ट आपको नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ छोड़ के और बाकी क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कर उसको सकते हैं। अटेम्प्ट करो। ओके, और बाकी क्या स्ट्रैटेजी रही एग्ज़ाम्स के पहले? एग्ज़ाम के पहले 1 मंथ जो था, उसके अंदर कंप्लीट रिविज़न ही चला और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी बार-बार राइटिंग प्रैक्टिस, ये मेजर रोल था। इन ऑल बहुत सब बिग। इन स्पेशली अकाउंट्स एंड लॉ? हाँ, स्पेशली अकाउंट्स एंड लॉ, अच्छा, जो-जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुमने मार्क किए ड्यूरिंग द स्टडी, उनको वापस वापस से अटेम्प्ट कर करके तुमने देखा है? मतलब वापस करना प्लस उनके कांसेप्ट भी ग्रास्प करना कि उसमें क्या था एक्चुअली। ओके, मतलब क्वेश्चन को वापस करना, उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिकॉल करना कि उसके अंदर क्या था, वो आपने किया। और व्हाट अबाउट मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स का जो पेपर अपना होता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ किया था ड्यूरिंग 1 मंथ?
इकोनॉमिक्स के अंदर तो मॉड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट था, उसकी कोई भी लाइन उठ के आ जाती है एमसीक्यू में, पता ही नहीं होता है। और मॉड्यूल का बिल्कुल एक-एक लाइन पढ़ना, मार्क कर लो, जो आपको लगता है ये आ ही सकता है। जो लाइन नहीं होती है ना, जो आपको समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल नहीं होती, जो पहले कभी नहीं आई, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते, तो मैं उसको हाइलाइट कर देती हूँ। तो ओके। और मैथ्स के अंदर तो जो सर मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर जो सर सिर्फ़ इम्पोर्टेंट कराते हैं बिल्कुल कि ये आ चुके हैं और इनके आने के चांसेस ज़्यादा, मैंने सिर्फ़ वही किए थे। अच्छा, वही किए थे तुमने। तो वो काफ़ी तुम्हारे लिए हेल्पफुल बहुत रहती है। हेल्पफुल थे वो। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जो स्टूडेंट्स अब फाउंडेशन के लिए अपीयर होने वाले हैं सीए फाउंडेशन के लिए कि उनको किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? लेवल अप होना ज़्यादा ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियरिटी अभी तो इम्पोर्टेंट है। जैसे अकाउंट्स के पेपर में अभी वो जो क्वेश्चन आया था अ, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का, तो वो तो मैंने भी नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे मेरे को भी लगा कि मेरा वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लेवल अप होना बहुत ज़रूरी है लेवल अभी। अप ज़रूरी है। बाकी और कुछ ऐसा स्पेसिफिक जिससे तुमको लगता है कि तुम्हारी रैंक आई है? वही मल्टीपल रिविजन्स बहुत मल्टीपल रिविजन्स इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो